नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। खबरों में आपका स्वागत है और रुक करेंगे खबरों का। डिंडोरी में करंजिया विकासखंड के ग्राम पंचायत उमरिया के पोषक ग्राम कुटलाही दादर के ग्रामीणों ने अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया है। ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं की मांग करते हुए जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर विरोध प्रदर्शन किया। लंबे समय से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने यह कदम उठाया है। इस दौरान जाम के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहा और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि उनकी समस्याओं पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और उन्हें मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों का समाधान जल्द किया जाएगा। फरीदाबाद के थोपड़ा क्षेत्र स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी फिर से संदिग्ध आतंकी कनेक्शन को लेकर चर्चा में है। जांच में सामने आया है कि कश्मीरी नागरिक और संदिग्ध आईएसआई एजेंट जो कई वर्षों से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से जुड़े थे, कई बार यूनिवर्सिटी में आकर ठहरे। जांच एजेंसियों के अनुसार ये एजेंट दिल्ली में लाल किले के पास हुए आत्मघाती हमले में मारे गए। आतंकी डॉक्टर उमर का करीबी था। फरारी के दौरान इस एजेंट ने डॉक्टर उमर को नूह, मेवात और अन्य इलाकों में मदद प्रदान की और स्थानीय संपर्क बढ़ाए हैं। फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 30 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर मुजम्मिल अहमद भट्ट को अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद लगातार रेड और छापेमारी जारी रही। जांच में अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी और 2921 किलो विस्फोटक, असॉल्ट राइफल और बम बनाने के उपकरण बरामद किए गए। इसके बावजूद 10 नवंबर की शाम दिल्ली में बम धमाका हुआ जिसे डॉक्टर उमर ने अंजाम दिया। एनआईए इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। शाम में 8:30 बजे करीब 40 की संख्या में लाठी, डंडा, ईंटा, पत्थर से लेस होकर के आया और अचानक मुकेश चौधरी का गेट ठोकने लगा। उस पर हमला किया, पत्थर फेंकने लगा घर के अंदर। तो महिला बच्चा थी, वो लोग निकला है, गेट खोला है तो उन लोग के साथ मारपीट किया है और कह रहा था मुकेश चौधरी को जान से मार देंगे, कहाँ है, गाली देके। मुकेश चौधरी डर गया, घर में छिप गया। हम बगल में रहते हैं, मेरा घर बगल में है। हम भी हल्ला सुन के निकले तो मेरे ऊपर भी हमला किया और मेरा घर में बूढ़ी माँ बैठी थी बगल में, लाठी डंडा लेकर पूरा मेरा द्वार पर आके गाली गलौज करने लगा। उसके बाद पूरा अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवघर के नंदन पहाड़ के समीप आस्था नगर में बीती शाम असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी और मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक स्थानीय युवक ने कई लड़कों को बुलाकर मोहल्ले में हंगामा किया और घरों पर पत्थरबाजी के इस दौरान लाठी डंडे से भी लोगों के साथ मारपीट की गई। घटना में कुछ घरों की महिलाओं और बच्चों को भी चोटें आई हैं, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी उपद्रवी फरार हो चुके थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले गए और पूरे मामले की जांच शुरू की।
वो शराब गुलाब का कारोबारी है, बिहार में शराब खपाता है, वही है यहीं बगल में। हुआ था 6 साल की। किसी को आप लोग शाम में 8:30 बजे करीब 40 की संख्या में लाठी डंडा ईंटा पत्थर से लेस होकर के आया और अचानक मुकेश चौधरी का गेट ठोकने लगा। उस पर हमला किया, पत्थर फेंकने लगा घर के अंदर। तो महिला बच्चा थी, वो लोग निकला है, गेट खोला है, तो उन लोग के साथ मारपीट किया है और कह रहा था मुकेश चौधरी को जान से मार देंगे, कहाँ है, गाली देके। मुकेश चौधरी डर गया, घर में वो छिप गया। हम बगल में रहते हैं, मेरा घर बगल में है, हम भी हल्ला सुन के निकले तो मेरे ऊपर भी हमला किया। और मेरा घर में बूढ़ी माँ बैठी थी बगल में, लाठी डंडा लेकर पूरा मेरा द्वार पर आके गाली गलौज करने लगा। उसके बाद पूरा गेट में मारने लगा। उधर से निकले सब इधर से ईंटा पत्थर हम लोग के ऊपर फेंकने लगा। उधर से राजन नाम है, कुणाल कौशल है, दिनेश लाल मोदी का बेटा है, और उसका एगो पार्टनर था कुणाल कौशल, एगो बिक्की नाम का लड़का था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में थाना सराय ख्वाजा क्षेत्र के संतोष नगर में 21 वर्षीय युवक सोनू कुमार की हत्या के मामले में अपराध शाखा सेंट्रल की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोनू कुमार 23 वर्षीय और राकेश 24 वर्षीय के रूप में हुई है, जो वर्तमान में संतोष नगर फरीदाबाद में रह रहे थे। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि 28 मार्च की शाम में मृतक सोनू अपने दोस्त कृष्णा के साथ मजदूरी करने गया था। अगले दिन सुबह 3:30 बजे कृष्णा उसे घायल अवस्था में घर लेकर आया। गंभीर स्थिति के चलते उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 2 अप्रैल को उसकी मृत्यु हो गई। जांच में सामने आया है कि मृतक सोनू और आरोपी सोनू कुमार के बीच पहले से रंजिश थी। कुछ दिन पहले मृतक ने सोनू कुमार के घर से फोन चोरी कर लिया था, जिसके चलते मृतक और उसके पिता परशुराम के साथ झगड़ा भी हुआ था। सराय ख्वाजा में 2 अप्रैल को संतोष नगर निवासी एक युवती द्वारा शिकायत दी गई। जो अपनी शिकायत में उस व्यक्ति ने बताया कि उसका भाई सोनू, जिसकी उम्र 21 साल है, 28 मार्च को अपने एक दोस्त कृष्ण के साथ शाम के समय काम की तलाश में गया था। तो 29 तारीख को सुबह 3:30 बजे कृष्ण उसको घायल अवस्था में घर लेकर आया, जिसको उन्होंने इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में दाखिल करा दिया। जो 2 अप्रैल को इलाज के दौरान सोनू की मृत्यु हो गई, जिस पर ये थाना सराय ख्वाजा में हत्या की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गौरेला पेंड्रा मरवाही बाईपास सड़क पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। घटना उस समय की है जब तेज रफ्तार सर्विसमैन कैंपर वाहन ने मॉर्निंग वॉक पर निकली सुशीला वर्मा और बेला कली पंसारी को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों महिलाएं रोज की तरह सुबह टहलने निकली थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों महिलाएं मौके पर ही दम तोड़ चुकी थी। दुर्घटना के बाद अनियंत्रित कैंपर वाहन सड़क किनारे खड़ी यात्री बस से टकरा गया। वाहन कोरबा से कटनी कैमूर की ओर जा रहा था। हादसे के बाद वाहन चालक लल्लू और उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। वाहन में सवार परिचालक संदीप यादव वाहन में फंस गया, जिसे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही गौरेला पुलिस, यातायात पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थल का जायजा लिया है। पुलिस ने मृतकों के शव जिला अस्पताल मोर्चरी में सुरक्षित रखवाए हैं। वो गाड़ी वाला ही रहा। हाँ, निकाल के भेजे, गाड़ी उसी लगेगी। हाँ हाँ, और भैया उन लोग खत्म हो गए। आज सवेरे सेमरा में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें घटना करने वाले गाड़ी के द्वारा 2 महिलाओं का एक्सीडेंट किया गया है, जिनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। और गाड़ी का जो ड्राइवर है वो फरार है और अभी इसकी तफ्तीश की जा रही है पुलिस के द्वारा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
ये सवेरे 6:10 का घटना है। हम लोगों का गाड़ी जाता है 7:45। सवेरे निकाल के धोने के लिए बाहर खड़े किए थे, उसी समय रफ्तार में गाड़ी आया, पिकअप कैंपर है, और 2 महिला को मारते हुए सीधा निकल गया और ड्राइवर और एक जन और फरार हो गया और एक उसी में फंसा रहा। परिचालक रहा कि कौन रहा मेरे को जानकारी नहीं है। उसको बाद में फिर आम जनताओं के साथ निकाला गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा के जलेसर क्षेत्र के गांव महानमई में 40 साल के ब्रजकिशोर उर्फ बिन्नी का शव घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका मिला है। परिजनों का इस दौरान रो रो कर बुरा हाल है और परिजनों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा के तहत चौक कोतवाली क्षेत्र के ककरा रोड पर देर रात गोकसी और गोतस्करी में शामिल एक बदमाश पर बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया गया। घटना के अनुसार पुलिस वाहन जांच कर रही थी, तभी बाइक सवार 2 बदमाश वहां से गुजरे। उन्हें रोकने का पुलिस ने प्रयास किया। दोनों बाइक की रफ्तार उनके चालकों ने दोनों बाइकों की रफ्तार बढ़ा दी। आगे जाकर बाइक फिसल गई और घेराबंदी होने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश भूरे उर्फ भूरिया बंजारा के पैर में गोली लगी। बदमाश को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस दौरान उनकी गोली से दारोगा रणजीत सिंह बाल बचे। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद किए। अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा साथी भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। जनपद शाहजहांपुर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के दौरान कोतवाली पुलिस को एक सूचना मिली कि एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति अपराध के इरादे से घूम रहे हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दोनों अपराधी पुलिस को देख के भागने लगे और पुलिस पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अपने बचाव के लिए पुलिस ने जब फायरिंग की तो एक व्यक्ति जिसका नाम भूरा उर्फ भूरिया बंजारा, जो कि थाना निगोही का निवासी है, वो घायल हो गया। जनपद अमरोहा के हसनपुर तहसील के बाईखेड़ा गांव में जलभराव और गंदे पानी की समस्या से ग्रामवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि चंद्रसेन प्रजापति के अंतिम संस्कार में ग्रामीणों को घुटनों तक भरे पानी और कीचड़ से होते हुए शव लेकर गुजरना पड़ा। गांव कई वर्षों से जलभराव और गंदे पानी की समस्या से जूझ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई ठोस समाधान अब तक नहीं हुआ। इस घटना ने प्रशासन और व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले गंगचोली और गारापुर गांव से भी ऐसे ही वीडियो सामने आ चुके हैं। अमरोहा जनपद के थाना नौगांवा सादात क्षेत्र के गांव बिलना से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 6 वर्षीय मासूम बच्चा जो कल घर से खेलने के लिए निकला था, संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। करीब 22 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बच्चे का शव गांव के पास स्थित तालाब से बरामद हुआ है। परिजनों के मुताबिक बच्चे की साइकिल पहले ही तालाब किनारे मिली थी और सीसीटीवी फुटेज में बच्चा उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई दिया था, जिससे अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और तालाब में गहन तलाशी अभियान चलाया गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं पूरे गांव में मातम पसर गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां योगी आदित्यनाथ ने कृषि को लेकर न सिर्फ इतिहास की बात की बल्कि भविष्य का रोड मैप भी पेश किया। किसान जो कभी
सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि उद्यमी और कारीगर भी था। कैसे बदला उसका स्वरूप और अब कैसे तकनीकी डेटा और प्राकृतिक खेती के जरिए उसे फिर से मजबूत बनाने की तैयारी है। इन्हीं सवालों के बीच 6वीं उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 में सीएम योगी का बड़ा विजन सामने आया। इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ बदलता खेती किसानी का तरीका, दूसरी तरफ तकनीकी, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती लागत की चुनौती। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में खेती को सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि उद्यम और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश अब किसानों के लिए वरदान। लखनऊ में आयोजित 6वीं उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 में योगी आदित्यनाथ ने किसानों के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर बड़ा विजन रखा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, जिसमें कृषि क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और विकास को नई दिशा देने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस साल कृषि विज्ञान कांग्रेस का विषय ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर फॉर विकसित कृषि विकसित भारत 2047 रखा गया है। इसका उद्देश्य देश की कृषि व्यवस्था को आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से मजबूत बनाना है, ताकि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके। 3 दिवसीय कार्यक्रम लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में देश भर के नामचीन कृषि वैज्ञानिक, शोधकर्ता, नीति विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक सम्मान योजना 2025-26 के तहत चयनित 15 कृषि वैज्ञानिकों को इस अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है जिन्होंने कृषि अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें कृषि से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। इन सत्रों में आधुनिक खेती, जैविक कृषि, जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण, जलवायु परिवर्तन और नई तकनीकों के उपयोग जैसे विषय शामिल होंगे। विशेषज्ञ इन विषयों पर अपने अनुभव और शोध के निष्कर्ष साझा करेंगे, जिससे किसानों और अन्य हितधारकों को नई जानकारी प्राप्त होगी। उद्घाटन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, उत्तर प्रदेश गौसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कैप्टन रिटायर्ड विकास गुप्ता की मौजूदगी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। 6वीं उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 को संबोधित करते हुए पहले किसान सिर्फ खेती तक सीमित नहीं था, बल्कि वह कारीगर और उद्यमी भी था। आक्रांताओं ने भारत की खेती के साथ साथ उद्यमिता पर भी हमला किया, जिससे उत्पादक किसान कर्जदार बन गया और उद्यमी कारीगर भी कर्ज के बोझ तले दब गया। आक्रांताओं ने भारत की खेती पर ही हमला नहीं किया, यहां की उद्यमिता पर भी हमला किया। जो किसान पहले उत्पादक था और फिर उसको कारीगर के माध्यम से उद्यमी बनने की गाथा को आगे बढ़ाता था, उसको केवल कच्चा माल पैदा करने का अधिकार दिया गया। यहां का कच्चा माल बाहर जाता था, वैल्यू एडिशन का लाभ उन लोगों को मिलता था। हमारा किसान जो उत्पादक था, वह उत्पादक किसान कर्जदाता हो गया। सीएम योगी ने वंदे मातरम गीत का जिक्र करते हुए कहा कि ये गीत बंगाल की त्रासदी और सन्यासी विद्रोह के बाद की गाथा पर आधारित है। उन्होंने जोर दिया कि आज इन ऐतिहासिक बिंदुओं पर चर्चा की जरूरत है, ताकि कृषि की संभावनाओं को जमीन पर उतारा जा सके और दुनिया को आकर्षित किया जा सके। हमें याद रखना होगा, हमें जब यहां पर हम इस त्रिदिवसीय कृषि विज्ञान से जुड़ी हुई इस कांग्रेस के समिट के आयोजन कर रहे हैं और इस कांग्रेस में उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उन मुद्दों को जरूर प्रयास करिए कि प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी में हम कैसे बदल सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, यानी केवल उत्पादन नहीं, अपितु कम संसाधनों पर अधिक उत्पादन, कम लागत अधिक उत्पादन। और इसमें हमें खेती और किसान की एफिशिएंसी पर ध्यान देना होगा। ये कैसे हो सकता है? तकनीक से संभव है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी को कैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी में बदल सकते हैं, यानी जो कम संसाधन से अधिक उत्पादन
और इसमें अन्नदाता किसान की आय को बढ़ाने के लिए क्या कार्यक्रम हम कर सकते हैं, कैसे उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी से प्रॉस्पेरिटी यानी अन्नदाता किसान की आय बढ़ाने के साथ ही उसको उसकी खुशहाली के साथ जोड़ना है। अन्नदाता खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले देश में किसान आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक भी किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। पहले किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं था, उनका शोषण होता था और वे सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाते थे। बिचौलियों के हावी होने से किसानों को मजबूरन आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ता था। आज सरकार किसानों को उनकी लागत से 1.5 गुना अधिक दाम दे रही है। 2014 के पहले याद करिए, देश के अंदर सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा था। आज देश के अंदर ये स्थिति, अगर किसी का इंडिविजुअल कोई मामला हो उसको छोड़ दिया जाए तो आत्महत्या किसान के स्तर पर एकदम समाप्त हो गया है। ये परिवर्तन, किसान की आमदनी कई गुना बढ़ी है। यह परिवर्तन आज हम सबको एक नया चेंज हम सबको देखने को मिलता है। 17 के पहले की चुनौती क्या थी? कोई यानी पब्लिक के मन में, किसान के मन में एक अविश्वास था, उसको सरकार पे कोई फेथ नहीं थी, उसका कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे मालूम था ये लोग जो बोल रहे हैं इनको खेती किसानी से कोई मतलब है नहीं। किसान आत्महत्या करता था, पलायन करता था, अलग अलग प्रकार से वह प्रताड़ित होता था। कोई सरकार की नीति नहीं थी। अन्नदाता उस समय केवल एक चुनावी मुद्दा होता था और इसीलिए जाति के नाम पर लोग बांटते थे, तमाम प्रकार के वादों में बांटते थे। इतिहास की बात, वर्तमान की योजनाएं और भविष्य की तकनीकी, इन तीनों को जोड़कर खेती का नया मॉडल पेश किया जा रहा है, जहां मुनाफा, टेक्नोलॉजी और प्राकृतिक संतुलन तीनों पर जोर है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से शोध और तकनीकी को किसानों तक पहुंचने में मदद मिलती है। कार्यक्रम के जरिए किसानों को नई तकनीकी और उन्नत खेती के तरीकों की जानकारी दी जाएगी, जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिल सके। कृषि विज्ञान कांग्रेस में होने वाली चर्चाएं और सुझाव भविष्य की कृषि नीतियों को तैयार करने में भी सहायक साबित होंगे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और इस बीच सीधा आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल, जहां आसनसोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करें। आपको सुनाते हैं। जितने उद्योगों की अड़चनें, जो कानून रुकावट बने थे, कितने ही पुराने कानूनों को समाप्त किया है। इसलिए साथियों, ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, ये आसनसोल को फिर से उसकी पुरानी औद्योगिक शक्ति लौटने का चुनाव है। ये माफिया राज से मुक्ति पाने का चुनाव है और ये काम सिर्फ बीजेपी एनडीए सरकार ही कर सकती है। साथियों, बीते कई दशकों में बंगाल ने हर पार्टी पर विश्वास करके देखा। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, लेकिन ये सबके सब एक ही चट्टे बट्टे के कट्टे हैं, लेकिन सबने एक ही काम किया, बंगाल के लोगों को धोखा दिया, बंगाल के लोगों के सपनों को मिट्टी में मिला दिया
बंगाल के लोगों के भविष्य को कुचल दिया। इसलिए लोग केवल बातों पर भरोसा करना नहीं चाहते। बंगाल की जनता अब काम और ट्रैक रिकॉर्ड देखने का फैसला करना चाहती है। बंगाल में विकास करने का, बंगाल को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने का ये ट्रैक रिकॉर्ड केवल और केवल बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। आसनसोल और पश्चिमी बर्धमान के लोगों ने देखा है, टीएमसी द्वारा हजारों रुकावटों के बावजूद केंद्र सरकार इस इलाके के विकास में लगी है। यहां औद्योगिकरण में मदद के लिए, स्टील प्लांट के विस्तार के लिए 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। 45,000 करोड़ रुपया। दुर्गापुर हल्दिया गैस पाइपलाइन सेक्शन भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसी तरह यहां कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए आसनसोल बोकारो ट्रेन सर्विस शुरू हुई। 2 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनें भी इसी क्षेत्र को मिली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंडाल रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। आसनसोल डिवीजन में भारतीय रेलवे का गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी शुरू किया गया है। साथियों, आपका स्वास्थ्य भी हमारी प्राथमिकता में है। यहां ईसीआई हॉस्पिटल का विस्तार करके इलाज की सुविधा बेहतर करने का प्रयास किया है और ऐसे कामों की एक लंबी लिस्ट है जिन्हें केंद्र की बीजेपी एनडीए सरकार राज्य सरकार के तमाम अड़ंगों के बावजूद बंगाल के विकास के लिए आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, हमारे आसनसोल और दुर्गापुर में मेगा सिटी बनने की क्षमता है। आप मुझे बताइए, ये मेगा सिटी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हिंदुस्तान भर में नाम रोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन निर्मम सरकार में यहां जीवन की मूलभूत सुविधाओं का भी संकट है। यहां पीने के पानी की इतनी परेशानी है, सड़क, पुल और कनेक्टिविटी की दिक्कत भी लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।